जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ मेंटेनेंस के केस को लेकर। मेंटेनेंस के केस में पत्नी के वकील के द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन में आपसे कुछ सवाल 101% पूछे जाएंगे और वो सवालों पर अगर आप फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप मेंटेनेंस के केस में रिलीफ पा सकते हैं, क्योंकि पत्नी के वकील का जो मेरे अधिवक्ता साथी हैं उनका प्रयास यही होगा कि आपसे अधिक मेंटेनेंस दिलवाया जा सके। तो उसके लिए वो पूरा प्रयास यही करेंगे कि अपने सवालों में कहीं आपको किसी भी प्रकार से इस तरह से फंसा लें कि जहां पर आप अपनी बात खुद कह दें या कुछ ऐसे तथ्य कह जाएं कि जहां पर न्यायालय अपने आदेश को देने के लिए आपको बाध्य कर दे कि नहीं, आपको इतना मेंटेनेंस तो देना ही होगा। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन क्या है, आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको उन सवालों का जवाब बहुत सोच समझकर केयरफुल तरीके से देंगे तो आप कहीं ना कहीं बच सकते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम बात करते हैं कि आखिर वो क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो यहाँ पर पत्नी के वकील का सबसे पहले आपसे सवाल यही पूछा जाएगा कि आपकी पत्नी किस समय आपका घर छोड़कर चली गई, मतलब कब, यहाँ पर कब आपकी पत्नी आपका घर छोड़कर चली गई। तो यहाँ पर आपको जो एग्जैक्ट समय है वो आपको बताना है। ऐसा नहीं कि 1 साल पहले चली गई, 6 माह पहले चली गई या उस समय पर गई होगी, इस तरह से नहीं। आपको प्रॉपर आंसर देना होगा कि उस समय पर पत्नी पीहर चली गई थी, क्यों गई थी, ये भी आपको एग्जैक्ट बताना होगा। आपको यहाँ पर शायद शब्द का प्रयोग नहीं करना है कि शायद ऐसा हुआ था, आप सामने थे, आपके सामने घटना घटी थी, तो आप उस घटना को बाकायदा न्यायालय के समक्ष रखें कि ऐसा ऐसा हुआ था और इस बात के चलते पत्नी ने अपना बैग उठाया और वह पीहर चली गई, या अपने मायके वालों को बुलाया फिर वह पीहर चली गई। साथ में अगर वह अपने जेवर सामान जो भी लेकर गई है आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं, किसके साथ गई थी वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। मतलब जो भी उस समय में घटना घटी थी, दोपहर का समय था, शाम का समय था, या जो भी एक एक छोटी छोटी घटना आपको याद कर कर एग्जैक्ट चीजें आपको न्यायालय के समक्ष रखनी होगी। साथ ही कोई लीगल कार्यवाही, मतलब अगर पत्नी चली गई तो आपने क्या किया, आपकी पत्नी अगर आपके घर से चली गई तो आपने क्या कदम उठाए न्यायालय के द्वारा। सबसे पहले मतलब आपके पत्नी के अधिवक्ता के द्वारा आपसे ये बात पूछी जाएगी कि अगर आपकी पत्नी आपका घर छोड़कर चली गई तो आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, तो नहीं, आपने जो भी स्टेप ली हो, मतलब आपने पर्सनली उसको कॉल किया, आपने रिलेटिव्स के द्वारा मैसेज किया, या आप खुद लेने गए, या आपने कोई लीगल कार्यवाही की, तो आपको वहां पर वो चीज भी एग्जैक्ट बतानी है। और सबसे पहली बात ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जितने सॉफ्ट लैंग्वेज में, जितने रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में आप इन चीजों का जवाब देंगे वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो यहाँ पर आपको इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है, आपको तेजी नहीं दिखानी है। और पत्नी के अधिवक्ता के द्वारा प्रयास यही किया जाएगा कि आपको गुस्सा दिलाया जाए, आपको फ्रस्ट्रेट किया जाए, तो आप कहीं ना कहीं अभद्र भाषा का प्रयोग करें, आप ऊंची आवाज का प्रयोग करें जो कि आपके विपरीत चली जाए और न्यायालय में आप उस टॉपिक से हटकर दूसरा टॉपिक चले जाए। तो यहाँ पर आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो एक चीज यहाँ पर हो गई। अब बात करते हैं, अधिवक्ता के द्वारा ये पूछा जाए कि आपने कोई लीगल नोटिस भेजा, अगर आपने भेजा है तो आप उसको मेंशन कीजिए। आपने धारा 9 की एप्लीकेशन लगाई है तो आप उस बात को भी रख सकते हैं कि मैंने इस तरह से कार्यवाही की, धारा 9 की एप्लीकेशन लगाई, तो उसमें परिणाम क्या है आप वो भी रख सकते हैं। या पत्नी वहां पर उपस्थित हुई नहीं हुई, या एक्स पार्टी आदेश हुआ है, जो भी परिस्थितियां घटित हुई हैं आपको वो पूरी वहां पर न्यायालय के समक्ष पूरी स्पष्ट और साफ शब्दों में वो बात रखनी है। और मैंने सबसे पहले कहा कि सॉफ्ट लैंग्वेज में आपको ये बात रखनी है। और अगर अधिवक्ता के द्वारा आपको इस तरह से प्रेशराइज किया जाए कि आप जल्दी जवाब दीजिए, कम शब्दों में जवाब दीजिए, या आप बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, तो आप यहाँ पर बहुत रिस्पेक्टफुल शब्दों में ये कह सकते हैं कि मुझे ये बात कहने का मौका दिया जाए, क्योंकि ये बात इस केस को नई दिशा दे सकती है। या अपने अधिवक्ता के द्वारा आप ये बात रख सकते हैं। अब बात करते हैं
अगर आपने ये सारी प्रोसेस की तो कहीं ना कहीं काउंसलिंग की भी बात हुई होगी। तो क्या आपकी काउंसलिंग हुई? काउंसलिंग फेल क्यों हुई? या काउंसलिंग के बाद परिणाम ऐसे क्यों नहीं निकले कि आपकी पत्नी आपके साथ जा गई? तो ये बात भी आपको स्पष्ट, जो भी घटना घटी है आपको न्यायालय के समक्ष वो सारी बातें आपको वहां रखनी होंगी कि काउंसलिंग में भी ऐसा हुआ था, मैं उपस्थित हुआ, मेरी पत्नी उपस्थित नहीं हुई, या हुई तो परिवार के सदस्यों के साथ हुई, या इस तरह के टॉपिक चले, या इस टॉपिक पर कोई बात ही नहीं हुई। जो भी आपके मन की बात है आपको वो बात भी वहां पर रखनी होगी। साथ ही मैं लेके जाने को तैयार था, अगर आप यहाँ तक भी ये कहेंगे कि मैं लेके जाने को तैयार था लेकिन पत्नी मेरे साथ नहीं गई, या धारा 9 की डिग्री मुझे मिल गई उसके बाद भी पत्नी नहीं आई, न्यायालय का आदेश आने के बाद भी पत्नी नहीं आई, मैंने अपने एफर्ट्स पूरे लगाए, तो यहाँ पर अगर आपके पास धारा 9 की डिग्री है, पत्नी नहीं आई, तो यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि यहाँ तो पत्नी के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, मतलब पत्नी के द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है। तो यहाँ पर आपकी कार्यवाही के साथ साथ पत्नी के ऊपर एक कार्यवाही और भी होगी कि जब सारी चीजें पॉजिटिव थी, न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया था, उसके बाद भी आपने न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है, तो यहाँ पर केस को आपके एक नई दिशा और मिलेगी। अब बात करते हैं आप करते क्या हो, क्योंकि जब पत्नी गई नहीं है, जाने को तैयार नहीं है, तो यहाँ पर बात उठेगी मेंटेनेंस को लेकर। तो पत्नी के वकील के द्वारा ये पूरा प्रयास किया जाएगा कि आप करते क्या हो, आपकी अर्निंग क्या है, या पत्नी को इतना मेंटेनेंस तो मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको जो भी आपकी एक्चुअल इनकम है वो न्यायालय के समक्ष रखना चाहिए। साथ ही अब आप यहाँ कहेंगे अगर हम एक्चुअल इनकम बता देंगे तो हमारे ऊपर मेंटेनेंस का निर्धारण अच्छा खासा बंद हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। इनकम है तो इनकम में ऐसा नहीं होता कि आधा आपकी पत्नी को मिले और आधा आपको मिले। यहाँ पर आपके डिपेंड जो आपके लोग हैं या आपके जो खर्च है आपको बाकायदा वो भी मेंशन करना चाहिए। मतलब अगर कोई EMI है, आपके माता पिता बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य से संबंधित कोई मेडिकल या कोई भी दवाइयां चल रही हैं वो, कोई भी अनमेरिड भाई बहन है वो, आपके बच्चे हैं वो, और आप अगर इस जगह पोस्ट पर जाकर इतना अर्न करते हैं तो नेचुरल है कि आप अपनी एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करते होंगे, या आप रेंट से रह रहे हैं, या आपके जाने आने का कन्वेंस जो भी आपके पुराने हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केस चलने लगा और आपने जाकर एक गाड़ी फाइनेंस करा ली या एक प्रॉपर्टी फाइनेंस करा ली और आपने उस EMI को इसमें ऐड कर दिया, तो ये मान्य नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर एक बात होती है कि किसी व्यक्ति की नैतिक जरूरतों को पूरा करना, मतलब एक पत्नी की नैतिक जरूरतों को पूरा करना पति की जिम्मेदारी है, और पत्नी का अपने पति से नीडफुल चीजों के लिए मेंटेनेंस की मांग करना ये उसका मौलिक अधिकार है। अगर पत्नी कैपेबल नहीं है तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आपकी इनकम अच्छी खासी है और तो आपको अपने खर्च दिखाना है, ना कि आपको इसमें झूठ सच कर आपको कम आय दिखाने का प्रयास करें, या आप तुरंत कोई भी चीज फाइनेंस कराकर उस चीज को ऐड करें। ये नहीं, आपके पास जो लीगली खर्च है, मतलब माता पिता से आप यहाँ पर, अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं, अगर पत्नी गलत है तो यहाँ पर आप अपने माता पिता से मेंटेनेंस की मांग करवा सकते हैं अपने लिए। तो नेचुरल है कि यहाँ पर आपको माता पिता को मेंटेनेंस देना होगा। तो यहाँ पर इन चीजों को समझकर आपको कदम उठाना चाहिए, ना कि आपको गलत रास्ता चुनना चाहिए। आपकी प्रॉपर्टीज पर बात उठ सकती है, क्योंकि यहाँ पर मेंटेनेंस के केस में 100% ये चीज होती है कि पत्नी के द्वारा इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है कि मतलब पति से ज्यादा इनकम किसी की नहीं है, या पति के पास जितनी प्रॉपर्टी है वो किसी के पास नहीं है। तो यहाँ पर आपकी जमीन जायदाद की झूठी डिटेल दी जाए, आपकी FDs की, बैंक बैलेंस की, कुछ भी, तो आप यहाँ पर चीजें रख सकते हैं। और साथ ही आप ये मांग भी कर सकते हैं कि पत्नी की भी इनकम एफिडेविट, या पत्नी का जो भी, मतलब पत्नी का आय व्यय के बारे में आपको जो भी जानकारी है, बैंक पासबुक, आप भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट की मांग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये चीजों पर केयरफुल रहेंगे तो यहाँ पर आपके केस में रिलीफ मिलना तय है। अब बात करते हैं खर्चा दिया कि पत्नी के उसके मायके जाने के बाद जॉब करती थी, मतलब अगर पत्नी मायके चली गई तो आपने उसके बाद पत्नी को खर्च दिया क्या, पत्नी अपने आप को कैसे मेंटेन करे, मतलब पत्नी के अधिवक्ता के द्वारा ये बात पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर आप ये बात कह सकते हैं कि भाई मैं तो अपनी पत्नी को अपने साथ रखने के लिए तैयार हूं, अब मेरी पत्नी बेवजह मुझे छोड़कर चली जाए, उसके बाद में जाकर उसको
मेंटेनेंस देने लगूं या मैं उसको खर्चे देने लगूं, तो ये किसी प्रकार की उचित बात तो नहीं है। जब मैं अपनी पत्नी को अपने साथ रखने के लिए तैयार हूं, तो यहाँ पर ये इस बात के लिए आप ये स्पष्ट शब्दों में जवाब दे सकते हैं कि मैं तो अपनी पत्नी को अपने साथ रखने को तैयार हूं, या मेरी पत्नी का आज तक मैंने अपना पूरा खर्च, जो मेरी जिम्मेदारियां हैं अपनी पत्नी के प्रति, मैंने सबका निर्वहन किया है। अब वो मेरे साथ रहकर अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रही या अपने ससुराल में नहीं रह रही, तो उसके बाद में जाकर उसको मेंटेनेंस दूं या उसके लिए खर्चा दूं, तो ये कोई उचित बात नहीं है। साथ ही बच्चों की बात आती है, क्या आपने पत्नी अपने बच्चों को साथ ले गई तो आपने बच्चों का खर्च दिया। तो जब मेरी पत्नी मुझे बच्चों से बात नहीं करने दे रही, मुझे मिलने नहीं दे रही, तो मैं उसके बाद उसे वहां जाकर खर्च दूं बच्चों का या उसका, तो ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। और इस बात को न्यायालय के द्वारा भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन तरीका आपकी बात रखने पर डिपेंड करेगा। आप यहाँ पर अभद्र भाषा में कहें कि नहीं मैं ऐसा क्यों करूं, या वो ले गई तो मुझे क्यों देना है उसे खर्चा, इस तरह से नहीं। आप यहाँ पर रिक्वेस्ट मोड में ये कहेंगे कि मुझे मेरी बच्चों से मिलने ही नहीं दिया जा रहा, मेरी पत्नी मुझसे बात ही नहीं कर रही, या मुझे बच्चों को देखने ही नहीं दे रही, तो मैं यहाँ पर पत्नी को मेंटेनेंस जाकर क्यों दूंगा। तो इस तरह से आप बात रखेंगे तो न्यायालय के द्वारा आपकी बात को कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पर पत्नी क्यों गई है, इस बात को आप अपने एडवोकेट के द्वारा मुद्दा बना सकते हैं कि अगर पत्नी यहाँ पर नहीं आने को तैयार है, अगर आपकी जानकारी में ऐसी कोई बात है कि पत्नी एडल्ट्री में है या वह अपनी मर्जी से गई है, मुझे किसी भी प्रकार से जानकारी नहीं है, ये चीजें आप अपने एडवोकेट के द्वारा इस बात को न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं। और अगर यहाँ पर इस बात पर कहीं भी आपने ऐसे एविडेंसेस दिए तो यहाँ पर आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। 125 के चौथे चरण में ये स्पष्ट लिखा है कि अगर पत्नी एडल्ट्री में है, वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करना चाहती और वह अपनी मर्जी से पति के साथ ना रहे, तो यहाँ पर वह किसी भी प्रकार से मेंटेनेंस पाने की अधिकारी नहीं होगी। तो अगर ऐसी कोई बात आपके सामने है तो आप उसके एविडेंसेस दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपने एडवोकेट का सहारा लेकर इन सवालों को आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 101% रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ पर पत्नी के एडवोकेट का पूरा प्रयास होगा कि वो आपको इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दे कि आप कहीं ना कहीं अभद्र भाषा का प्रयोग करें, या घुमा फिराकर बार बार उन्हीं सवालों को वो इस तरह से पूछने का प्रयास करेगा कि आप यहाँ पर अपने एक बात, उसी सवाल का जवाब थोड़े देर पहले कुछ और देंगे, या फ्रस्ट्रेट होकर आप उस सवाल का जवाब दूसरे तरीके से दे दें। तो यहाँ पर वो आपको आपकी ही बातों में फंसाने का प्रयास पूरी तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो भी गलत नहीं है। उनका मोटिव भी ये है कि कहीं ना कहीं मैं अपने क्लाइंट को अच्छा खासा मेंटेनेंस का निर्धारण करवा दूं, तो वो उस हिसाब से एफर्ट्स लगाएंगे। लेकिन अब आपको मेंटेनेंस नहीं देना है या आपकी पत्नी गलत है, तो आपको अपने एफर्ट्स उस प्रकार से लगाना है। और मेंटेनेंस के केस में ये सवाल जनरली पूछना तय है कि ये तो आपको घुमा फिरा कर आपके सामने ये सवाल आएंगे। तो आप प्रयास यही करिए कि ये थोड़ा सा होमवर्क कर कर आप अपने घर से जाएंगे ना, तो आप इन सवालों का जवाब बहुत अच्छे से देंगे। और इन सवालों के जवाब आपको पूरे कॉन्फिडेंस से देना है। और यहाँ पर आपको अपने आय व्यय का विवरण छिपाना नहीं है, ना ही गलत बताना है, ना ही आपको न्यायालय के समक्ष पेश करने में डरना है, बल्कि आपको अपने खर्चे दर्शाना है। जो आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने खर्चे दर्शाना है, जो कि लीगली होना चाहिए। जो मैंने आपको कहा ना कि ऐसा नहीं कि आपने जैसे ही पत्नी गई आपने कोई चीज फाइनेंस करा ली और आप उसके बाद से हो, तो यहाँ न्यायालय के द्वारा वो चीज कंसिडर नहीं की जाती। अगर आपका पहले से कोई बैंक लोन है, पहले से कोई कार लोन है, कोई इस तरह से है, तो उस चीज को कंसिडर किया जाता है। लेकिन जो समय अवधि आपके पति पत्नी के बीच में अलग होने की है, उस समय अवधि को अगर आप कोशिश करें कि उस समय अवधि में कोई चीज ऐसी फाइनेंस करा लें या सेल आउट कर दें कि आपके पास प्रॉपर्टी है और आपने कहा कि हमने तो सेल कर दी, अब हमारे पास नहीं है, तो उस दौरान अगर आप ऐसा कोई भी कदम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने केस को कमजोर कर लेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।